हेलो स्टूडेंट, मैं टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लॉकडाउन के दौरान आप सभी का कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा। इसी कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए तथा आपका वापस स्टडी में मन लगाने के लिए हम एक सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आए हैं। आज़ाद सिंह सोलंकी इन सर का अभी आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हुआ है, जो कि पहले टैलेंट एकेडमी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं तथा इन्होंने टैलेंट एकेडमी के सर भी रह चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट को शिक्षा भी दी है तथा उनका सिलेक्शन भी करवाया है। तो हम जानना चाहते हैं कि सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हमें मोटिवेट कीजिए सर। Hello dear students, myself Azad Singh. I belong from a small village, Akyade, and most of students belongs from rural area. That's why I want to continue my interview in Hindi. So let's start. जैसा कि अभी भैया ने बताया, मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले, और उसके बाद मनीष सर के नेतृत्व में मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी है कुछ समय तक। यहाँ की टीम का सदस्य रहा हूँ मैं। और उसके बाद जैसे कि मनीष सर हैं, इनके नेतृत्व में मैं अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था एमपी कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए। तो उसमें मेरे 73 मार्क्स थे, और जो फाइनल मेडलिस्ट होती है मैं उसमें बाहर हो गया था। और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ था। तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, और थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ सर के नेतृत्व में थोड़ा टाइम पढ़ाई करी, मैथ्स रीजनिंग। उसके बाद मैं थोड़ा रतलाम चला गया था, वहाँ पे ग्रुप स्टडी करता था, और पर्सनल एक रूम में खुद को इतना डिमोटिवेट हो गया था कि खुद को एक रूम में अकेले बंद कर लिया था और सोच रहा था पढ़ाई करें। और दो मेरे फ्रेंड थे, एक थे दीपक सेन जो हथुनिया के हैं, वो मुझे जीके कैसे पढ़ना है वो सिखाते थे, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी था साथ में। और साथ में एक थे सदाशिव शर्मा जो जोधा पिपलिया के हैं, उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया, और हम ग्रुप स्टडी करते थे। तो वहाँ पे जैसे 2 महीने तक मैंने मैथ्स रीजनिंग पढ़ी, अच्छी कवर करी। उसके बाद फिर मैं जावरा आया, फिर मैंने टैलेंट एकेडमी में पढ़ाना शुरू करा, और आर्यभट्ट एकेडमी पे कभी कभी पढ़ाता था मैं, और टैलेंट एकेडमी पे क्लासेस में लेता रहता था। उसके दौरान ये क्या हुआ कि मनीष सर से मेरा कन्वर्सेशन होता रहता था, और पढ़ाने से भी ज़्यादा अच्छा अनुभव मिला, और साथ में सीखता भी रहता था। तो जितनी मेरी क्लास थी उस टाइम उतने समय तक पढ़ाना और बाकी टाइम पढ़ना। और इस दौरान मेरा फाइनल रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने गया, और 23 जुलाई 2020 को भी ट्रेनिंग खत्म हुई और मैं भी आया हूँ। तो इस बीच में सर से कन्वर्सेशन हुआ है, तो मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बीच में मोटिवेट हो गए थे, फिर आपने ग्रुप स्टडी की, तो हमें ये बताइए सर, ग्रुप स्टडी के क्या फ़ायदे हैं और अकेले स्टडी करने के क्या हैं? जो अपन सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको नहीं आएगा। और ग्रुप स्टडी में ऐसा है कि आपको नहीं आएगा, दूसरे को नहीं आएगा, तीसरे को तो क्वेश्चन कम से कम आएगा ही आएगा। और हमेशा आपको किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि जैसे जीके जीएस आप पढ़ पाओगे, पर मैप को कैसे समझोगे, कौन सा मैप एशिया का है, कहाँ तक उस देश की कंट्री है, ये समझने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो जीके जीएस होता है ये सारा आप बाय सेल्फ इसके बाद पढ़ सकते हैं। पर मैथ रीजनिंग में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होती है, और ये सारी ट्रिक्स को आप घर पे बैठ के बना नहीं सकते हो। तो अगर आपको ट्रिक्स वगैरह से सीखना है, और ट्रिक्स क्या होती है, आपको एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है तो 100 मिनट दिए जाते हैं या 90 मिनट दिए जाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और उस दिए हुए टाइम के अंदर सोल्व करना है। तो जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं, कोचिंग पे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कंपटीशन होता है कि कौन पहले आंसर दे रहा है, तो कौन 1 मिनट के अंदर सोल्व कर रहा है, कौन विदिन 30 सेकेंड सोल्व कर पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको ग्रुप स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, और घर पे अकेले बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम 5 लोग बैठे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकट्ठे रहें और पढ़ाई करें। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट। सो सर, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का बहुत सारे डाउट था कि लॉकडाउन के दौरान उनकी कंटिन्यूटी हट गई। तो आप ये बताइए कि कंटिन्यूटी रखने और न रखने के क्या फ़ायदे हैं? मतलब कंटिन्यूटी रखना ही है, और उसे कंटिन्यूटी में कैसे रखें? जैसे कुछ लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं कि बीच में हमारा एग्ज़ाम 4 महीने 5 महीने बाद है, तो हम 2 महीने लास्ट के एग्ज़ाम में पढ़ेंगे। तो कैसे क्या पढ़ें और कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें, आप हमें ज़रा बताइए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यस सर। तो अगर आप बीच में आपकी स्टडी छोड़ते हैं तो जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें होता है, जैसे जीके अपडेट होता रहता है विदिन 3 मंथ्स 4 मंथ। तो अगर आपने 3 महीने या 4 महीने लेट किया है तो वापस जो जीके जीएस है, आपको जो नया सिलेबस है ये तो पढ़ना है, जो पुराना छूट गया है वो भी पढ़ना है। तो एक साथ क्या होता है, वर्कलोड होता है, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए।
और कंटिन्यूटी से ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, हेडक नहीं होती है, कोई फालतू की जो परेशानी होती है ना, बच्चे बोलते हैं कि यार मेरा इतना सारा बाकी है, इनका इतना हो गया है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ में क्या होता है कि अगर 3 दिन में टॉपिक क्लियर हो रहा है या 5 दिन में टॉपिक क्लियर हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी टॉपिक वाइज चलता रहता है। समझ रहे? ऐसा नहीं होता है कि आज एक दिन रेशो का पढ़ा, रेशो का टॉपिक ले लिया, अगले दिन रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फिर जो सामान्य ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बारे में होता है। तो क्या होता है, डे वाइज चलता है। तो अगर आप 15 दिन तक नहीं आए सपोज करिए, तो आपके 3 टॉपिक छूट जाएंगे। और मान लीजिए एग्जाम में अगर इसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपको अगर मजाक करना है और अगर माता पिता के पैसे वेस्ट करना है और आपका खुद का टाइम अगर ख़राब करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर सीरियसली स्टडी करना है तो कंटिन्यूटी सक्सेस की है। तो जैसा कि हमने पाया कि कंटिन्यूटी तो हमें रखना ही है, तो कोचिंग पे आने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। क्या है कि अगर हमारा वो चैप्टर रिवाइज भी होता है, मतलब हमको पहले से भी आता है, तो वो डबल रिवाइज हो जाता है, जिससे कि हमें बेनिफिट मिलता है और टाइम रिड्यूस होता जाता है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके टाइम रिड्यूस होगा। अगर आप पहले 30 सेकेंड ले रहे थे तो अभी आपको 25 सेकेंड लगेंगे, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये है कि जो नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो पूछते हैं क्या 2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है, या नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आए तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये ज़रा बताइए हमें। देखिए, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर वो खुद सोच रहे हैं कि मैं घर पे रह के पढ़ लूँ तो लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। उसका रीज़न क्या है कि आप पैटर्न नहीं समझ पाएंगे और मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं। अगर आप छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, रीजनिंग के फॉर्मूले होते हैं। और उसके बाद अगर मैं PCS IAS की बात करूँ तो उनमें क्या होता है, एक बेसिक समझ होती है। जैसे मान लो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, तो इसके बढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, इसके घटने से क्या नुकसान है, अगर आप खुद बैठ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसको आपको, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ तो ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है इसका, तो ये चीज़ कोई टीचर है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है, मैं जहाँ तक बताता हूँ। और कम से कम जो बेसिक फंडे हैं, कम से कम वो तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लियर हो पाएंगे। और मैं बोलूँ कि मैंने कोचिंग नहीं की तो ये गलत है। और जो टॉपर्स बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ वो थोड़े बिकाऊ टॉपर हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैंने कोचिंग नहीं की। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, मैं एग्जैक्टली बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कोचिंग करते हैं साल भर, अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। उसके बाद मान लो उस साल सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके बाद उनको बेसिक क्लियर है, सारा पता है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, बताते हैं कोचिंग का सहारा नहीं लिया, पर वो गलत है। इनिशियल स्टेज में आपको कोचिंग का सहारा 101% लेना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप टैलेंट एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, ज़रा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा। देखा जाए तो जावरा में जब मैंने कोचिंग टैलेंट एकेडमी ज्वाइन करी तब टैलेंट एकेडमी के अलावा दूसरी कोई कोचिंग थी ही नहीं, तो मेरे पास सिंगल एंड द बेस्ट ऑप्शन था। और उसके बाद जिससे मैं सुनता था कि यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए, और तब मेरी सोच भी थोड़ी छोटी थी। मैं आया था MP कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, तब आइडिया भी नहीं था कि मतलब कोई SI बन सकते हैं अपन, और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी कि या SSC नाम की एग्ज़ाम होती है, UPSC नाम की एग्ज़ाम होती है, PCS नाम की एग्ज़ाम होती है। तो जैसे फिर कोचिंग में इंटर करा तो बताया गया कि SI लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, SSC की तैयारी कराई जाती है। तो बहुत, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो कांस्टेबल में 2 बार फाइनल मेडलिस्ट से बाहर हूँ और SI में सिलेक्ट हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार छोटी पोस्ट के बारे में सोचें। आप समझ पाए, छोटी पोस्ट के बारे में सोचें, अच्छी बात है, अगर नहीं लगती बड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत बार क्या होता है कि आप छोटी पोस्ट के लायक नहीं होते हैं और आप उसके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं बार बार। तो फिर मैंने इसके लिए SI के लिए अटेम्प्ट किया और एक ही बार में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि पहले मैं जब तैयारी करता था तो इतना ज़्यादा मैंने गाइडेंस नहीं लिया था, पर इस प्रॉपर गाइडेंस था, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे उनका सहारा लिया। और इसके अलावा जो मेरे सर हैं, जैसे जितेंद्र सर हैं, जितेंद्र सिंह बघेल सर, मैंने उनसे भी कन्वर्सेशन किया, मनीष सर से पूछता था, अर्जुन पाटीदार सर हैं उनसे भी कन्वर्सेशन करता था। तो कहीं ना कहीं जो पास हुए हैं वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, और जो फेल हुए हैं वो अपने अनुभव देंगे। तो आपको जितने अच्छे लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ चर्चा करते रहना चाहिए, और अच्छे लोग इन द सेंस जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग 1-2 मार्क्स से या 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनकी मेन वीकनेस क्या है? जैसे आपने बताया कि आप 1-2 बार रह गए थे MP कांस्टेबल में, तो मेन वीकनेस का कारण क्या रहता है कि जिससे कि वो 2-4 मार्क्स आगे निकल जाए और वो क्वालिफाई हो जाए? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, सोशल साइट्स। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं कंटिन्यू व्हाट्सअप चला रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि मैं 1 घंटा फेसबुक व्हाट्सअप चलाता हूँ, ठीक है, पर महीने भर में 30 घंटे होते हैं। और फेसबुक और व्हाट्सअप ऐसी चीज़ें हैं जो आप चलते चलते
ड्राइव करते हुए नहीं चला सकते हैं, तो इसके लिए आपको फ्री टाइम चाहिए। तो ये आपकी फ्री टाइम का कंज्यूम कर रहा है 1 आवर पर डे। और बार बार अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है तो उसमें इशू ये होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में आपका मन होता है कि मैं अब व्हाट्सअप चेक कर लूँ, मैं फेसबुक चेक कर लूँ, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये थोड़ा अट्रैक्शन भी होता है, अट्रैक्शन इन द सेंस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो थोड़ा सा क्या होता है, ये अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और लड़के क्या होते हैं, लड़कियों की और थोड़े अट्रैक्ट होते हैं कि मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूँ, वो प्रिपरेशन कर रही है तो उन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। और फेसबुक पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि फेसबुक व्हाट्सअप को आप यूज़ न करते हुए टेलीग्राम और यूट्यूब का सहारा ज़्यादा लीजिए। और यूट्यूब पे भी पढ़ाएं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उन चैनल के बारे में सब्सक्राइब करिए। और लेवल आईएएस या पीसीएस लेवल तक की चीज़ें पढ़िए। जीके जीएस में मैथ रीजनिंग तो उसमें इतना होता नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड होता है। तो जो आपका जीके जीएस है आईएएस और पीसीएस लेवल का है तो थोड़ा सा उस लेवल तक का पढ़िए ताकि आप ये छोटा लेवल का जो है ये सारा सोल्व कर पाएँ। सो जैसा कि सर ने बताया, जीके पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि वो आगे भी हमें काम देगा। ऐसा नहीं है हमने एमपी कांस्टेबल के लिए करी, हमने एमपी कांस्टेबल का जीके पढ़ लिया तो बस इतना ही पढ़ना है। हमको अच्छा खासा जीके पढ़ना है ताकि अपकमिंग एग्जाम्स भी हम क्वालिफाई कर सकें। तो सर आप अपने हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को राय देना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा लगे आप स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहें? हाँ, एक क्वेश्चन मैं घर से सोच के ही आया था कि ये बताना है सबको। और वो क्वेश्चन ये है कि सब सोचते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे दोस्त हंसेंगे, मेरे गांव वाले हंसेंगे, मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, यही होगा ना? यस सर। तो अगर आप सोच लो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा? जो दोस्त आपसे भागते हैं, दूर भागते हैं, वो सब आपके पास में आएंगे, गले मिलेंगे। रिश्तेदार नए नए रिश्ते लेके आएंगे आपके लिए कि नहीं यार हमारी लड़की अच्छी है, हमारे रिश्तेदार की है। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं नए नए रिश्ते निकल के आएंगे कि नहीं आप मेरे बुआ के दादाजी के लड़के हैं। ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो मैं फील कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। और आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएगी। बोलते ना बापू को सीना 36 का है 56 का हो जाएगा। तो जैसे मैं इनिशियल स्टेज की बात बताऊँ तो घर से आते थे तो बाइसिकल से आते थे पढ़ाई करने के लिए। जब मैं 9th-10th पढ़ता था मैंने सोचा नहीं था बाइक होगी, अब बाइक है, खुद कार से आते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्लेन में ट्रेवल करूँगा। और अभी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया, मैं कोलकाता से इंदौर तक फ़्लाइट से आया हूँ, अब वापस जाऊँगा तो भी फ़्लाइट से जाऊँगा। तो कुछ ना कुछ मतलब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और देखा जाए तो आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। अब पर्सनली आप चाहो तो आपकी कार खरीदो, आप पर्सनल चाहो तो खुद के इन्वेस्ट करो, आप चाहो ऐसी मकान बनाओ। कुछ सपने होते हैं ना, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी मनपसंद तरीके से मिल सकती है। और एक बिल गेट्स की एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है कि आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आप 100% मेहनत कीजिए। जैसे अभी जेल प्रहरी की निकली हुई है, उसके अलावा एसएससी की निकली है, तो ज़रूरी नहीं आप कांस्टेबल लेवल के लिए तैयारी करें। आप एमपीएसआई, आरपीएफ एसआई, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और देखा जाए तो जीके जीएस ऑलमोस्ट सेम होता है। इसमें छोटा लेवल होता है, जैसे इसमें ब्रांड एम्बेसडर, माउंटेन की हाइट वगैरह पूछी जाती है, उसमें थोड़ी डिटेल पूछी जाती है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टान कौन सी है, गोंडवाना लैंड की क्रम की चट्टान कौन सी है, माउंट एवरेस्ट का निर्माण कैसे हुआ है। छोटी एग्जाम में पूछा था इसकी हाइट क्या है, उसमें पूछा जाएगा कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप डीपली स्टडी करेंगे। यदि आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो यह है कि आप 1 किलोमीटर तो दौड़ ही सकते हैं। तो लेवल हमेशा अप रखिए और सर के साथ कंसल्ट करते रहिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। और कभी भी क्लास में बैठो तो हेजिटेशन नहीं। अगर आपको नहीं आता कि 5 + 5 10 होता है तो आप सर से पूछिए सर 5 + 5 कितना होता है। क्योंकि कहा जाता है कि आप मूर्ख हैं, कहा जाता है आपको कुछ नहीं आता मूर्ख हैं, पर वो कब तक हैं जब तक आप पूछ नहीं लेते। अब मान लो मैंने पूछा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, मुझे नहीं पता है, तो मैं मूर्ख हूँ। पर मैं बता दूं कि 8850 मीटर है तो अब मुझे पता चल गया, तो अब इस चीज़ का मुझे ज्ञान है। तो कभी भी हेजिटेशन नहीं रखना। और गुरु, एडवोकेट और डॉक्टर, इन तीनों से कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो भी हेजिटेशन है, डाउट है, पूछिए। और स्वयं का गुरु खुद को बनाइए, क्योंकि आपके अंदर की जितनी कमजोरियां हैं वो आप खुद जानते हैं, न कि कोई टीचर जानता है। तो कहा गया है कि टीचर और जो वकील और डॉक्टर, तीनों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं, तैयारी करिए। और कोई अगर आपको आगे मार्गदर्शन चाहिए तो आप मनीष सर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मनीष सर से कांटेक्ट करिए। और मैं चाहता हूं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए ताकि आप इनिशियल स्टेज में तो क्लियर कर पाएँ आपके बेसिक्स। उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। सो सर ने बताया कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर माइंड। आपने सोच लिया कि आप एमपी पुलिस के ही काबिल हैं तो आप एमपी पुलिस ही बनोगे। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर माइंड। आप बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा।
अगर आपकी सोच ही एमपी पुलिस तक है तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा सोचो और बड़ी की तैयारी करो और सभी फॉर्म फिल करो। आप जिसकी स्पेशल तैयारी कर रहे हो आप उसकी करो और फॉर्म सभी फिल करो। सो सर हमें ये बताइए आपकी ट्रेनिंग के बाद आप में क्या चेंजेस आए, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है ट्रेनिंग लेने के बाद? जैसे सबसे पहले तो ट्रेनिंग में जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो टाइम मैनेजमेंट, कि अगर आपको कहीं 11 बजे आने का बोला है तो आप 5 मिनट पहले जाइए। और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। और ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड और ईगो आ जाता है जो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। ये हमारी समाज की देन है, जो हमारे समाज की देन है। एटीट्यूड ईगो कहीं नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे सिखाया जाता है लोगों की सेवा करना है, सबको मोटिवेट करना है। और जो ट्रेनिंग में सिखाया गया उसी के थ्रू आज मैं आया और मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या एसआई हो, कांस्टेबल हो, सबका काम क्या है? लोगों की सेवा करना। जनता के नौकर हैं, लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने जो ट्रेनिंग में सीखा वो मैं अब दिखा रहा हूँ और मैं इसको अब सर्व करूँगा। और अभी मेरी पोस्टिंग चेन्नई में है तो वहाँ जाके सबसे पहले मुझे स्टार्ट में यही करना है। थैंक यू सर। मैं सर का शुक्रिया कहना चाहता हूँ, वो यहाँ आए और जैसा कि उन्होंने टाइम के बारे में बताया, तो उन्होंने जो टाइम दिया था बिल्कुल उसी टाइम से 5 मिनट पहले आ गए वो। तो ये पता चलता है कि ट्रेनिंग से कितना लाभ है, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सर का, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। थैंक यू सर। सो टैलेंट एकेडमी के स्टूडेंट्स, मैं धन्यवाद आपका भी देना चाहता हूँ। आप बस हमसे जुड़े रहिए, हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट कवर कराएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और सभी लेवल के एग्ज़ाम कवर कराएंगे। बस सर ने जैसा कि बताया, कंटिन्यूटी चाहिए। आप सभी वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि ये टॉपिक तो हमें आता है, ये टॉपिक तो हमने कर रखा है। नहीं, हम सभी लेवल के एग्ज़ाम को लेते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होगा और आप कंटिन्यूटी रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।